जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। 1952 में आज़ाद भारत का पहला आम चुनाव होने वाला था। बाबा साहब डॉक्टर अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पंजाब में 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। उन्होंने 27 अक्टूबर को जालंधर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें 2 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। 28 अक्टूबर को बाबा साहब ने लुधियाना में यह सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रिय बहनों और भाइयों, आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए लुधियाना आने का यह मेरा पहला ही मौका है। इससे पूर्व यहाँ आने की कई योजना मैंने बनाई, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं आ नहीं सका। आप सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, यह कितना मंगलमय प्रसंग है। आप जानते हैं कि 2-3 महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं और कई दल उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस बार चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी अपने उम्मीदवारों को उतारने वाला है। विधानसभा और संसद में शेड्यूल कास्ट के लिए रखी गई सभी आरक्षित जगहें और जहां हमारे मतदाता काफ़ी संख्या में हैं, ऐसे कुछ क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। हमारे उम्मीदवारों की जीत खासकर हमारे मतदाताओं पर ही निर्भर है। हमारे सभी मतदाता अगर अपने उम्मीदवार को ही वोट देंगे तो मुझे यकीन है कि वे जीत जाएंगे। इसलिए शेड्यूल कास्ट और अन्य पिछड़े लोगों का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही यह एक ही संगठन है। इस संगठन के उम्मीदवारों को ही शेड्यूल कास्ट के सभी लोग वोट दें, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था तब अस्पृश्य लोग निरक्षर थे। सवर्ण हिंदुओं का उनके साथ का व्यवहार अपमानजनक था। पेट पालने का कोई साधन उनके पास नहीं था। उन्हें हमेशा सवर्ण हिंदुओं की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। हमारी उन्नति के लिए अंग्रेजों को कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अंग्रेजों के इस देश में आने से पूर्व अस्पृश्य जिस हालत में थे, 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब भी वैसी ही हालत में थे। सत्ता का हस्तांतरण करते हुए अंग्रेजों ने सारी सत्ता सवर्ण हिंदुओं के हाथ में दी। हम लोगों के हाथ कुछ नहीं आया। न्याय के बारे में जिनके मन में बिल्कुल आस्था नहीं, ऐसे हिंदू सवर्णों की दया पर हमें छोड़कर अंग्रेज चले गए। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि गरीब अस्पृश्यों के साथ सवर्णों का क्या व्यवहार रहा होगा। आज तक हम पिछड़े क्यों रहे उसका यह कारण है। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ। क्या अभी भी आप उसी तरह पिछड़े हुए रहकर सवर्ण हिंदुओं के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं? आज भारत में आए तब से वर्ण व्यवस्था लागू है। इंसानों को उनके जन्म के आधार पर सामाजिक स्थान दिया जाने लगा। कुछ लोगों को ब्राह्मण कहा गया, कुछ क्षत्रिय बने, कुछ वैश्य बने, कुछ लोग शूद्र बने और अन्य अस्पृश्य बने। इस श्रेणी के अनुसार अस्पृश्य सबके नीचे और समाज से सर्वथा अलग थे। सवर्ण हिंदू और अस्पृश्यों के बीच के संबंध पैर और जूती जैसे थे। घर में प्रवेश करते समय जूता बाहर ही खोल कर दिया जाता था। उसी प्रकार अछूत लोगों को समाज से बाहर रखा गया। उन्हें किसी प्रकार की कोई अधिकार नहीं दिए गए। सवर्ण हिंदुओं ने जो अपमानजनक व्यवहार किया, उसे हजारों साल तक हम सहते आए और अभी भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जुल्म सह ही रहे हैं। कई सालों तक संघर्ष के बाद अब हमने कुछ राजनीतिक अधिकार पाए हैं और उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।
20 सालों तक के लंबे समय तक मैंने गांधी जी के खिलाफ संघर्ष किया। हमें किसी भी तरह के अधिकार अलग से देने की कल्पना के खिलाफ थे वह। उनकी दलील थी कि अस्पृश्यों को अगर अलग अधिकार दिए गए तो वे हिंदू जीवन पद्धति में वे कभी भी शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा वे हमेशा के लिए हिंदुओं से छिटक जाएंगे। गोलमेज परिषद में भी हमारी अलग चुनाव क्षेत्र की मांग का गांधी जी ने विरोध किया। इसलिए इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें कुछ राजनीतिक अधिकार मिले। अब शेड्यूल कास्ट के लिए जो जगहें आरक्षित हैं उन जगहों से हम अपने प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में भेज सकते हैं। हमारे ये अधिकार हमसे छीनने के लिए कई पार्टियां काम कर रही हैं। अपने लोगों के लिए आरक्षित जगहों से अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हमारे वोट उन्हें मिले, इसके लिए वे पार्टियां कार्यरत हैं। आप उनकी मंशा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उन्हें लगता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग जहां और जिस हालत में हैं वही और वैसे ही रहे, वे सत्ता प्राप्त न करें, ताकि आज हमारे लोग जो घृणित काम करते हैं उन कामों को करने के लिए लोग ना मिले, ऐसा ना हो। इसलिए आगामी चुनाव में आप लोगों को अपने वोट के बारे में सतर्क रहना होगा। हमारे वोटों के सहारे केवल हमारे सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाएं, कोई और नहीं। अगर आप इस बात के प्रति जागरूक रहे तो ही आपके जो अधिकार राज्य के संविधान में शामिल किए गए हैं वे सुरक्षित रहेंगे। हमारे सच्चे प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में अगर चुनाव जीत कर नहीं जाएंगे तो हम आज़ादी का उपभोग नहीं कर पाएंगे। हमारे लोगों के लिए आज़ादी एक नाटक साबित हो सकती है। यह केवल हिंदुओं के लिए आज़ादी साबित हो सकती है, हमारे लिए नहीं। लेकिन अगर हमारे सच्चे प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में होंगे तो वे हमारे हित के लिए लड़ेंगे, हमारे दुख दूर करेंगे। केवल तभी हमारे बच्चों को योग्य शिक्षा मिल सकती है, तभी हमारी दरिद्रता नष्ट हो सकती है और तभी जीवन के हर क्षेत्र में हमें बराबरी का हिस्सा मिल सकता है। भारतीय संविधान में भले शेड्यूल कास्ट के लोगों को खास हक दिए गए हों, इसके बावजूद अन्य पार्टियां खासकर कांग्रेस उसमें बिना वजह अड़ंगे डाल रही है। शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित जगहों पर वे चुनाव में अपने अनुचरों को खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आने वालों को उनके मालिक के इच्छा अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए वे हमारे हितों की रक्षा कहाँ कर पाएंगे? क्या वे हमारे लिए कुछ कर पाएंगे? अस्पृश्य लोगों के लिए आरक्षित जगहों पर कांग्रेस के टिकट पर संसद में चुनाव जीतकर सदस्यों की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। उनकी संख्या करीब 30 थी और पिछले 4 सालों से वे संसद में थे। इन 30 सदस्यों में से एक ने भी पिछले 4 सालों में अस्पृश्यों की समस्या पर एक भी सवाल संसद में नहीं उठाया। किसी ने एकाध सवाल उठाया भी हो तो सभा अध्यक्ष ने उसी अनुमति नहीं दी और वह विषय वहीं समाप्त हुआ। भूले भटके कभी सभा अध्यक्ष ने सवाल को संसद के कामकाज में शामिल करने की इजाज़त दे भी दी तो कांग्रेस का मुख्य नेता संबंधित सदस्य के पास जाकर सवाल छपने से पहले उसे वापस लेने को कहा करते थे। कभी कभी भूले भटके सवाल छप जाए तो उसका जवाब देने का समय जब आता था तब सवाल उपस्थित करने वाले नेता कहते कि वह सदन में अनुपस्थित रहे। इसलिए जिस सदस्य द्वारा सवाल उपस्थित किया गया उसी की अनुपस्थिति होने के कारण उस पर चर्चा ही नहीं होती। पिछले 1 महीने से संसद में बजट का चर्चा चल रही है। इस दौरान कोई भी सदस्य चर्चा में सहभागी होते हुए
अपने समाज के लिए फला प्रबंध किया जाना चाहिए, यह अपनी राय दर्ज कर सकता है। इतनी रकम अनावश्यक योजना पर खर्च हो रही है और फला आवश्यक योजना की उपेक्षा की जा रही है, इस ओर वह ध्यान दिला सकता है। इन 4 सालों में किसी हरिजन सदस्य को मैंने कट मोशन रखते हुए नहीं देखा। यह सब कांग्रेस के डंडे के कारण होता है। सदस्य अगर कोई प्रस्ताव रखना चाहे तो उसे प्रत्यक्ष में रखने से बहुत पहले ही मुख्य नेता से इजाज़त लेनी पड़ती है। इन 4 सालों में इन सदस्यों ने कभी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया। अस्पृश्य, भारतीय, ईसाई और एंग्लो इंडियन आदि लोगों के लिए संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें अगर कांग्रेस द्वारा उनके दुश्मनों ने कब्जा किया तो उस अधिकार का क्या फायदा। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आप कांग्रेस को चुनेंगे तो आपको हमेशा के लिए दुख भोगना पड़ेगा। कांग्रेस के टिकट पर चुनकर गए हमारे प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में मुंह सिलकर बैठे रहते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही हमारा एकमात्र संगठन होने के कारण उसके टिकट पर चुनकर आने वाले हमारे सच्चे प्रतिनिधि हमारे हितों की रक्षा कर सकते हैं। कांग्रेस में रहकर भी अपने दुख दूर करने की कोई संभावना होती तो मैं उस संगठन को अपनाता। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के पास में बहुत पैसा है और मतों को खरीदने की वह कोशिश करेगी, लेकिन आपको इस बारे में सतर्क रहना होगा। मैं चाहता तो हमेशा के लिए कांग्रेस सरकार में रहता। निश्चित रूप से मुझे वहाँ कोई जगह भी मिलती, लेकिन उसे मैं तभी स्वीकारता जब मेरा उद्देश्य केवल स्वार्थ साधना होता और मुझे अपने समाज के बारे में कोई आस्था नहीं होती। मुझे केवल लाइसेंस का या परमिट की ज़रूरत होती तो मैं वहाँ रहता। लाइसेंस और परमिट पाने वाला आदमी समाज हित की बलि चढ़ाकर ही पैसा वैसा करता है। कांग्रेस सरकार में जब मैं था तब यह मेरा अनुभव रहा। अंग्रेज अगर चाहते तो जब तक वहाँ थे हमारी उन्नति के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया। अब वह ज़माना बीत गया, अब दूसरा ज़माना आ गया है। अंग्रेज हमें छोड़कर चले गए हैं, अन्य लोग अब सत्ता में हैं। इस बार अगर हम सतर्क नहीं हुए और आंखें बंद करके बैठे रहे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। आज तक आप लोग जो अत्याचार सहते आए, सह रहे हैं, वह आपकी भावी पीढ़ी को सहना ना पड़े, ऐसा अगर आप चाहते हो तो आपको अभी इस दिशा में कुछ करना होगा। पेड़ लगाने के कुछ समय बाद आपको फल मिलने लगते हैं। मैं आपके मन में यह बात डालना चाहता हूं कि विधानसभा और संसद की आरक्षित जगह केवल 10 वर्षों के लिए ही है। भारत में जब तक अस्पृश्यता प्रचलित है तब तक वे आरक्षित रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन कांग्रेस के टिकट पर जो हमारे लोग संसद के सदस्य बने, उन्होंने ही मेरा विरोध किया। उच्च वर्णियों के बारे में क्या बोले? कुछ भी ना मिलने के बजाय कुछ मिलना बेहतर है। यही सोचकर 10 सालों तक सीटों के आरक्षण के लिए मैंने सहमति जताई। अपने लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाया। यह आरक्षण केवल अगले 2 चुनाव तक ही लागू है और तब तक कांग्रेस जैसी पार्टियां आपके पास आएंगी और वोट मांगेगी। इस प्रकार 10 सालों का यह समय निकल जाएगा और इस समय को बढ़ाने की मांग करने के लिए आपका कोई आदमी संसद में नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तब क्या ये कांग्रेस वाले आकर उनके टिकट पर चुनाव लड़ने की विनती आपसे करेंगे? निश्चित रूप से नहीं।
वे इतने मूर्ख नहीं हैं। वे आप लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आज जो लोग कांग्रेस का टिकट पाने की इच्छा रखते हैं, उस कोशिश में लगे हैं, तब उनके मुंह पर ये कांग्रेस वाले थूकेंगे भी नहीं। इसीलिए आप सब लोग इस समस्या पर सोचें। सोचने के बाद ही तय करें कि किसे अपना वोट देना है। किसी भी पक्ष के पास या तो सत्ता होनी चाहिए या पैसा होना चाहिए। हमारे समाज के पास पैसा भी नहीं है और सत्ता भी नहीं है। हम उच्च वर्णियों की दया पर गांवों में थोड़े थोड़े लोग रह रहे हैं। बनिया और मारवाड़ी भी सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है। पैसे के बल पर वे जो चाहे खरीद सकते हैं। इसलिए अपने लिए कुछ करने का यह एक अच्छा मौका आपके पास है। आप अगर संगठित होंगे तो हित संबंधों की रक्षा के लिए आप अपना प्रतिनिधि विधानसभा या संसद में भेज सकते हैं। ऐसा न करने से आपका विनाश होगा। इस झमेले से अपने समाज को बाहर निकालने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ध्वज के नीचे आपको संगठित होना होगा। अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनने के लिए हर अस्पृश्य को फेडरेशन की मदद करनी होगी। कई पार्टियां आकर आपसे वोट की मांग करेंगी, लेकिन उनकी बातों में आकर गलत रास्ते पर निकल नहीं जाना है। कुछ दिनों पूर्व जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए हुए थे। कहा जाता है कि 2-3 लाख लोग उनका भाषण सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं नहीं जानता कि कितने लोग वहाँ थे। कल मैं जब जालंधर गया था, तब वहाँ 2 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन हिंदू और कांग्रेसी अखबारों ने वहां अंदाजन केवल 35,000 लोग इकट्ठा हुए थे ऐसी खबरें छापी। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की कोई परिषद हो तो श्रोता बहुत कम हो, तब भी वे यही छापेंगे कि सभा में बहुत बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। 5 होंगे तो 50 लिखेंगे, 50 होंगे तो 500 लिखेंगे, और 500 होंगे तो 5,000 लिखेंगे, और 5,000 होते 5 लाख लिखेंगे कर छापेंगे। इन अखबारों को द्वारा झूठी जानकारी देने और झूठी आलोचना किए जाने को लेकर मुझे आश्चर्य महसूस नहीं होता। ये अखबार कई सालों से मेरी आलोचना करते आए हैं, और इसके बावजूद मेरा शारीरिक और मानसिक विकास हो ही रहा है। बहुत बड़े जमावाड़े के सामने भाषण देना मुझे पसंद नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि हिंदू लोगों से होने वाले अत्याचारों का सामना करने के लिए हमारे लोग संगठित हों, मेरे विचार सुने, इतनी मेरी इच्छा है। फिर वे बड़ी संख्या में इकट्ठा हों या छोटी संख्या में, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं। हर राजनीतिक दल ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया है। हर पक्ष ने आश्वासन दिए हैं कि अगर वे जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वे करेंगे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपना मोटा घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि आम आदमी उसे समझ नहीं पाएगा, तो उन्होंने उसमें बदलाव किए और उसे छोटा बनाया। दिनों दिन उसका घोषणा पत्र छोटे से और छोटा होता गया, और एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ही नहीं रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को मेरी चुनौती है कि सबसे अच्छे घोषणा पत्र चुनने के लिए वे कौन सी कमेटी बनाए। हमारा घोषणा पत्र ही सर्वश्रेष्ठ साबित होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। सभी दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र में जनता को तरह तरह के आश्वासन दिए हैं। आश्वासन देना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष में उतारना बहुत कठिन है। आप अगर एक बात का आश्वासन दे सकते हैं तो 100 बातों का भी दे सकते हैं।
घोषणा पत्र केवल आश्वासनों की फहरिस्त नहीं होना चाहिए। देश को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन पर घोषणा पत्र में विचार किया जाना चाहिए। उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है इस बारे में भी विचार व्यक्त किए जाने चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में केवल एक बात पर जोर दिया गया है और वह है मुस्लिम समस्या। इस मुद्दे पर क्या कभी सहमति हो सकती है? विभाजन से पूर्व जब पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था तब भी मुसलमानों की समस्या थी, लेकिन तब भी देश के सामने केवल यही एक समस्या नहीं थी। बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान चले गए और अब केवल हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक लोग भारत में बचे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत अब मुस्लिम समस्या से ग्रस्त है? मुस्लिमों से 10 गुना जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, ऐसे अस्पृश्यों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? क्या इस बात को आप मान सकते हैं? अनुसूचित जाति, आदिवासी और घुमंतों आदि की ओर से सरकार को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वाले लोगों से कहते हैं कि जातिवादी नहीं बनना चाहिए और पिछड़ी जातियों के लिए खास प्रावधानों की मांग नहीं करनी चाहिए। भारत की दूसरी समस्या है कि दरिद्रता। भारत के लोग बहुत गरीब हैं। वे इतने गरीब हैं कि 90% लोगों को ठीक से खाना भी नहीं मिलता, उन्हें कपड़े नहीं मिलते, उनके सिर पर छत नहीं है। हर साल करोड़ों रुपए का अनाज विदेशों से आयात किया जाता है। हम कैसे टिक पाएंगे? लेकिन इन सभी बातों के लिए कांग्रेस वालों के पास कोई समय नहीं है। उनके सामने केवल एक ही समस्या और वह है मुस्लिम समस्या। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगामी चुनाव में हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सभी पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधि दल है। हर पिछड़े वर्ग को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस दल के बारे में किसी को डर नहीं पालना चाहिए। चमार और भंगी समान संख्या में हैं। हम एक ही जमात के लोग हैं, इसलिए हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। सभी पुरुषों और महिलाओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि मतदान के दिन सभी काम से परे रखकर मतदान केंद्र पर जाकर मतदान जरूर करें। पहले ही हमारे वोट काफ़ी नहीं है और उस दिन आप मतदान नहीं कर पाएंगे तो हमारा भला नहीं हो पाएगा। हम प्रतिनिधि के बगैर रह जाएंगे। मतदान का दिन अनुसूचित जातियों के लिए जीवन मृत्यु का दिन है।